हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन लर्निंग फॉर स्पेशल एजुकेशन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने लास्ट 3 वीडियोस में अपनी आईक्यू के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए हमने। तो अब जो हम एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले ववीडियोस का जो होगा डिसेबिलिटीज़ के ऊपर। ठीक है, तो आज हम जो एक डिसेबिलिटी पढ़ने वाली है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास करके स्पेशल एजुकेशन टीचर एग्ज़ाम्स के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, उनके लिए तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। जो वीडियो आज हम करने वाले हैं फर्स्ट डिसेबिलिटी बनाने वाले हैं वीडियो में। तो फर्स्ट डिसेबिलिटी से शुरू करने वाले हैं हम, लर्निंग डिसेबिलिटी से। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही होगी पिक्चर्स के थ्रू। तो बट देखते हैं हम इस वीडियो के अंदर कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो फर्स्ट हम जो क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे कि हम हिस्ट्री ऑफ एलडी पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ एलडी पढ़ने वाले हैं। एलडी इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। फिर कोजेज़ ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी क्या हैं, किसकी वजह से होता है, किस कारण की वजह से होता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपना पहले हिस्ट्री ऑफ एलडी की, हिस्ट्री ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी की। तो देखिए हिस्ट्री ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी में फर्स्ट पॉइंट देखिए आप, 1877 में एक जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट थे, एडोल्फ कुस्मॉल। ठीक है, उन्होंने एक टर्म को क्या करा था, कॉइन किया था, मतलब उन्होंने टर्म का एक खोज की थी। तो उस टर्म का नाम क्या था, वर्ड ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ड ब्लाइंडनेस टर्म जो है किसने कॉइन करा था, किसने दिया था, किसने डिस्क्राइब किया था कि वर्ड ब्लाइंडनेस होता क्या है, वर्ड ब्लाइंडनेस का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया। तो आपको याद रखना है कि ये एडोल्फ कोस्मॉल ने दिया था, वो जर्मन साइकोलॉजिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट थे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट की तरफ देखते हैं फिर से। 1887 ठीक 10 साल बाद एक जर्मन फिजिशियन हुए, रडोल्फ बर्लिन। ठीक है, इन्होंने एक टर्म का यूज़ किया जिसको हम खासकर आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा जानते हैं, जिसका टर्म का यूज़ किया, वो टर्म है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया टू हेल्प डिफाइन रीडिंग चैलेंजेस। तो इन्होंने बताया डिसलेक्सिया ऐसी है जिसके अंदर हमें बच्चों को रीडिंग चैलेंजेस जो आते हैं उसके अंदर हमें हेल्प करना है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि डिसलेक्सिया को फर्स्ट टाइम किस बंदे ने इस टर्म को डिस्क्राइब किया या किस बंदे ने इस टर्म को दिया। ठीक है, तो किसने दिया था, ये एक जर्मन फिजिशियन थे, रडोल्फ बर्लिन। ठीक है, अब इसके बाद 1963 में शिकागो में एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा था उस टाइम पे। तो वहाँ पे एक सैम्यूल कर्क नाम के एक बंदे थे। ठीक है, तो सैम्यूल कर्क एक जो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट थे, उसमें जैसे कि एक पूरी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हो रही है तो उसमें तो बहुत सारे लोग डिपेंड होते हैं कि कौन कौन है। जैसे कि आपके स्पेशल एजुकेशन टीचर्स भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, आपके सारे थेरेपिस्ट होते हैं, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, चाहे वो स्पीच थेरेपिस्ट हो, चाहे वो आपका फिजियोथेरेपिस्ट हो। ठीक है, तो उसमें हर पूरा एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस चल रहा था। तो उसी के अंदर जो सैम्यूल करके एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इन बच्चों के लिए, क्योंकि इससे पहले किसी ने ये टर्म का निर्माण नहीं किया कि भाई कि हम जैसे वर्ड ब्लाइंडनेस बोल रहे हैं बच्चों की, कि बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा तो वर्ड ब्लाइंड हो जाते हैं उनके आगे। ठीक है, तो वर्ड्स को देख नहीं पाते हैं, तो इस तरीके के वर्ड्स यूज़ हो रहे थे। तो उनके पेरेंट्स जो थे, पेरेंट्स भी उस कॉन्फ्रेंस में थे, तो उन्होंने बोला हमारे बच्चों को इस कैटेगरी से अलग करा जाए, उन्हें एमआर बोला जा रहा है, मेंटली रिटार्डेड बोला जा रहा है। तो उसी के बीच में सैम्यूल कर्क ने एक टर्म का यूज़ किया जो आज बहुत ही फेमस डिसेबिलिटी के नाम से हो चुका है। तो वो टर्म थी लर्निंग डिसेबिलिटी। तो आपसे पूछा जा सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी टर्म को किसने दिया था, तो आपको याद रखना है सैम्यूल कर्क ने दिया है, सैम्यूल कर्क ने दिया है। ठीक है, कब दिया था, 1963 में। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी हिस्ट्री के बारे में। अब चलिए आगे चलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। पहले कुछ छोटे से एक पॉइंट्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे, पहले ये जान लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन की तरफ चलेंगे हम। तो फर्स्ट पॉइंट है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ नॉट एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जैसे मैंने कहा कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है वो कभी भी आईडी नहीं हो सकती। ठीक है, मैं इक्वल से डिनोट कर रहा हूँ कि भाई दोनों बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, एक तरीके से बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चा है वो लर्निंग डिसेबिलिटी, उसको लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि भाई आईक्यू टेस्ट जब हम करते हैं बच्चे का, उसमें साफ साफ होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कब होती है,
जब बिलो 70 जा रहा होता है बच्चे का IQ बिलो 70 जा रहा है, तो खासकर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ही, उसे कन्फर्म है। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर क्या होता है, बच्चों का जो IQ होता है वो क्या होता है, अबव एवरेज होता है या फिर एवरेज होता है। ठीक है, तो एवरेज और अबव एवरेज में तो बहुत ही ज़्यादा अंतर हो जाएगा ना। बच्चों के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में तो बिलो 70 हो रहा है, और लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर अबव एवरेज हो रहा है, एवरेज हो रहा है। तो ये इन दोनों को चीज़ों को कंपैटिबल नहीं हुआ। तो इसीलिए आप पहले सबसे पहले पॉइंट याद रखें, कभी भी लर्निंग डिसेबिलिटी को हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं बोल सकते। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। अ लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल हमारे नर्व से रिलेटेड है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म, जैसे ब्रेन से रिलेटेड हो गया तो न्यूरोलॉजिकल से याद रखें आप, ब्रेन से रिलेटेड। ऐसे ही इसी के अंदर 3 न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस आती हैं, मैं नाम भी लिख देता हूँ, डिसेबिलिटीज़ होती हैं खासकर, जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अभी यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं ID से डिनोट कर रहा हूँ उसे। उसके बाद आपने LD पढ़ लिया, तो LD भी क्या है, लिखा हुआ है मैंने, LD भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके बाद एक और टर्म आती है, डिसेबिलिटी आती है, ऑटिज़म। ये भी क्या है, ये भी एक आपकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। थर्ड पॉइंट की तरफ, अ लर्निंग डिसेबिलिटी इज़ अ डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स अ पर्सन एबिलिटी टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है कि एक बंदे की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेसिंग, क्या जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कंप्यूटर से। आप क्या करते हो, किसी चीज़ को जैसे कंप्यूटर ऑन कर रहे हो तो कंप्यूटर क्या लेता है, एक प्रोसेसिंग लेता है, धीरे 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 हर प्रोसेस को रीच करता हुआ अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। फिर आपको आउटपुट देता है, पूरी विंडो ओपन करके आपको पूरा आपका डेस्कटॉप ओपन कर देता है। ठीक है, तो सेम चीज़ इसी के अंदर होती है। आपने अगर माइंड में सोच लिया कि जैसे आपको एक पिक्चर दिखाई गई, मान लीजिए जैसे ये आपने एक पिक्चर दिखाई गई, ठीक है, अब बच्चा इसे देखता है तो बच्चे ने क्या बताया इसके बारे में। ठीक है, तो बच्चा या तो इसे एप्पल बता देगा, ठीक है, या फिर इसे कुछ और भी बता सकता है, डिपेंड करता है। अगर आप बिल्कुल क्लियरली बता रहे हो कि ये रेड कलर का है तो बच्चा क्या बोलेगा, इसे एप्पल ही बोलेगा। ठीक है, तो एप्पल जो है उसकी एक माइंड की प्रोसेसिंग में होगा, पहले इसको पिक्चर को क्या करेगा, विजुलाइज करेगा अपने माइंड के अंदर, फिर आपको आउटपुट देगा। तो क्या होता है बेसिकली, बच्चे प्रोसेसिंग तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब आउटपुट का टाइम आता है, आउटपुट का टाइम जब आता है तो बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। बच्चों का आउटपुट क्या होता है, हमेशा गलत होता है। तो यही इफ़ेक्ट करता है इनका प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। पीपल विद लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पोजेस एन एवरेज टू अबव एवरेज IQ। जैसे मैंने अभी बता दिया था कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बिलो 70 IQ होता है उनका, तो लर्निंग डिसेबिलिटी का जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका जो IQ होगा, IQ लेवल होगा बहुत ज़्यादा लो होगा या इस तरीके से होगा, बट उनका लेवल क्या होगा, एक एवरेज होगा, जैसे हमारा एवरेज में होता है। ठीक है, 90 to 110 के बीच में होगा। पर हो सकता है कुछ बच्चों का काफ़ी अच्छा भी IQ हो, अबव एवरेज भी IQ हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं अब इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन में जैसे कि मैंने लिखा हुआ है आइडिया 2004। ठीक है, जैसे कि अभी कोई एक्ट नहीं है इंडिया के अंदर तो हम एक एक्ट पढ़ते हैं आइडिया, उसकी जो फुल फॉर्म है यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे मैंने फुल फॉर्म्स में भी आपको बताया था। आइडिया है द इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट। ठीक है, अब 2004 से मतलब इसका कि ये 2004 में आया था। इससे पहले भी एक बार और आ चुका है, पर ये रिवाइज 2004 में दोबारा से हुआ है। इसके अंदर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में अब क्या बताया गया है। ठीक है, अब देखें, द टर्म स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स अ डिसऑर्डर इन वन और मोर बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, अब ये साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या होती हैं। साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस आपकी बहुत ही सिंपल हैं, जो भी आप चीज़ें सोचते हो माइंड में, जैसे कि आपकी हो गई थिंकिंग हो गई, ठीक है, थिंकिंग हो गई, मेमोरी हो गई, परसेप्शन हो गया, मेमोरी हो गई, परसेप्शन हो गया, मैं छोटे से लिख देता हूँ परसेप्शन। ठीक है, और इसके बाद आपके कॉग्निटिव हो गया, आपसे माइंड से रिलेटेड कॉग्निशन हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है। तो ये एक बीमारी नहीं, एक चीज़ से नहीं होती है, ये काफ़ी चीज़ों को अफेक्ट करती है। जैसे मैंने बताया माइंड में अब में कितने सारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, थिंकिंग होती है, मेमोरी हो गया, परसेप्शन हो गया, कॉग्निशन हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड में होता है हमारा, मोस्टली प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह करना है। तो ये सारे चीज़ों को अफेक्ट करता है, इसीलिए इसको एक
बोला गया है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होती है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है। फिर उसके ज़रिए उसको अंडरस्टैंड किया गया कि इसमें बच्चों की लैंग्वेज भी इन्वॉल्व हो जाती है, स्पोकन भी, रिटन भी, और कुछ चीज़ों के लिए अफेक्ट भी करने लाता है, अफेक्ट भी करता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिसन, थिंक, स्पीक, रीड, राइट, स्पेल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को क्या करता है, वो आपको अफेक्ट करने लगता है। चलिए, अब इसके अंदर क्या है, इसी के अंदर बताया गया डिसऑर्डर इंक्लूड्स। अब डिसऑर्डर किन किन चीज़ों को इंक्लूड करता है अपने अंदर, ठीक है। तो देखिए, सच कंडीशन कौन कौन सी हैं, परसेप्चुअल डिसेबिलिटीज़ इसके अंदर आएंगी। जैसे अगर किसी बच्चे को परसेप्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आएगा। ब्रेन इंजरी हो जाती है तो वो भी लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आएगा। मिनिमल ब्रेन डिस्फंक्शन हो जाए उसका, ठीक है, उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और उसको डिस्फंक्शन हो जाए, उसको इतना अच्छे से नहीं आए, डिसलेक्सिया हो या बच्चे को, या फिर डेवलपमेंटल अफेजिया हो जाए, ठीक है। डेवलपमेंटल अफेजिया इज़ रिलेटेड टू आवर लैंग्वेज, ठीक है। तो लैंग्वेज भी अगर प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, उसको ये सारे डिसऑर्डर किसके अंदर आएंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर आएंगे, ठीक है। अब डिसऑर्डर जो इसके अंदर नहीं माने जाते हैं, ठीक है। अब देखो कौन कौन से, विजुअल, अब किसी को आपका वो विजुअल इम्पेयरमेंट है तो वो क्या लर्निंग डिसेबल्ड हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। हियरिंग में भी नहीं हो सकता। मोटर डिसेबिलिटीज़ किसी को हैं, जैसे फाइन मोटर उसके अच्छे नहीं है या ग्रॉस मोटर उसके अच्छे नहीं है, तो ये भी जो हैं ये नहीं हो सकते आपके लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर। मेंटल रिटार्डेशन मैंने बता दी, मेंटल रिटार्डेशन कभी भी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं हो सकती, जिसको आजकल हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। इमोशनल डिस्टर्बेंस भी हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंदर कंटेन नहीं करते हैं कि बच्चा अगर इमोशनली डिस्टर्ब है तो वो लर्निंग डिसेबल्ड हो गया, ठीक है। ऐसे ही इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को हम नहीं लेते। कल्चरल और उसके इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, अगर उसका कल्चर कहीं दूसरे बैकग्राउंड से आया है। एक एग्जांपल लीजिए, जैसे कि एक बच्चा है बिहार से आके आपके दिल्ली में सेटल डाउन होता है, और फिर वो एक स्कूल में अप्रोच करता है अपने एडमिशन के लिए, उसका एडमिशन हो भी जाता है वहाँ पर। तो फर्स्ट डे जैसे उसकी लैंग्वेज होती है, उसकी मदर टंग होती है, वो मदर टंग में बात कर रहा होता है, तो काफ़ी सारे बच्चे उससे कॉप अप करने में बहुत मुश्किल होती है उस बच्चे को, ठीक है। बट उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसको सिर्फ अपने लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज मॉडिफाई करना है, उसको कल्चरल, उसके कल्चरल अलग है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम ये सारी चीज़ें डिसऑर्डर के डिसेबिलिटी के अंदर हम नहीं लेते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने डेफिनेशन इसकी पढ़ ली है। डेफिनेशन के बाद पॉइंट आता है आपका टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर देखो, यहाँ पे एक पिक्चर भी मैंने लगाई हुई है, सारे इसमें डिसेबिलिटीज़ को शो किया गया है। फर्स्ट डिसेबिलिटी है आपकी डिसलेक्सिया, ठीक है। फिर सेकंड डिसेबिलिटी है आपकी डिसग्राफिया, थर्ड है डिसकैलकुलिया, फोर्थ है आपकी डिस्प्रैक्सिया, फिफ्थ है आपकी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक है। सिक्स्थ है विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ठीक है। सेवन्थ है आपकी नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है। बेसिकली हम 3 या 4, मुश्किल से 4 ही पढ़ते हैं, बट हम स्पेशल एजुकेशन टीचर एग्ज़ाम के पेपर के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें मोस्टली इसके सारे ही जितनी भी इसकी टाइप्स हैं उसको कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि हर टाइप से एक ना एक क्वेश्चन कभी ना कभी आया हुआ ही है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी हमने पढ़ ली इन डिटेल। ये भी मैं बता देता हूँ इन डिटेल, इसकी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगी जिसमें हम इन सारी टाइप्स को डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि ये डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है इनको, ठीक है। तो चलते हैं अगला इसके कॉजेज़ की तरफ। तो कॉजेज़ ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी में सबसे पहले इसकी फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स से रिलेट करते हैं। तो कुछ रिसर्चर्स ने बोला है कि हाँ, कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो फैमिली में रन करता है, मतलब फैमिलीज़ में होता है। अगर उसके पीछे कभी उसके एंसेस्टर्स को लर्निंग डिसेबिलिटी थी तो वो आगे उसको कभी ना कभी किसी जनरेशन में जाके हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें बोली गई हैं, बट ऐसा रिसर्चेज में हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि जिसको लास्ट उसमें उसके एंचेस्टर्स को नहीं था तो उसको भी नहीं होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जिसको नहीं था उसको भी हो जाए, ठीक है। तो अब इसके प्रीनेटल और कुछ नियोनेटल केसेस होते हैं, तो वो देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि पुअर ग्रोथ इन द यूटरस के अंदर, पुअर ग्रोथ हो मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसको क्या होता है, उसकी डाइट अच्छे से नहीं होती तो उसको न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। या फिर मदर कुछ जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो एक्सपोजर टू अल्कोहल, मतलब अल्कोहल इनहेल, अल्कोहल क्या ड्रिंक कर रही है या फिर ड्रग्स को ले रही है, या फिर अब बच्चे का जन्म के बाद क्या क्या होता है, प्री मैच्योर बर्थ होता है बच्चे का तो भी उसको हो सकती है। वेरी लो बर्थ वेट हो सकता है तो भी हो सकती है। इसमें एक पॉइंट और है, जैसे कि बच्चे को
ऑक्सीजन की कमी हो जाए, अगर बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जब पैदा होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाए, उसकी पूरी बॉडी में सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं पहुँचे एक एक हिस्से तक, तो उसकी वजह से भी उसे लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट है इसका फिज़िकल ट्रॉमा। फिज़िकल ट्रॉमा के अंदर क्या हो सकता है, बच्चे को जैसे हमने डिलीवरी के टाइम उसकी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बच्चे को पकड़ रहे हैं, होते होते उसके डॉक्टर के हाथ से गिर गया, उसको हेड इंजरी हो गई, या फिर उसका नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन हो गया किसी वजह से, उसको जैसे बच्चा कभी कभी होता है कि पैदा होता ही जॉन्डिस हो जाता है, मेनिंगटस हो जाता है, उसे तेज़ बुखार आने लगता है, तो ये सारे क्या है, उसको फिज़िकल ट्रॉमा अगर उसको होता है आफ्टर बर्थ, तो ये भी कॉजेज़ होते हैं कि उसके डेवलपमेंट लर्निंग डिसऑर्डर को इंक्रीज़ करने के चांसेस होते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो इसके बाद एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स, जैसे कि हाई लेवल टॉक्सिन्स नहीं लेने हैं, लेड, जैसे लेड को कई मात्रा में लिया हो आपने, किसी खाने के उपयोग में आप लेड खा रहे हो ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है। तो ये थे इसके कुछ कोजेज़। तो हमारी जो वीडियो है लगभग ख़त्म हो चुकी है, हमने इसकी लगभग सारा चीज़ कर लिया है, हिस्ट्री कर ली है, इसके बारे में डेफिनेशन पढ़ ली है, इसके कोजेज़ कर लिए हैं, इसके टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ लिए हैं हमने क्या होते हैं, बट उसे डिटेल में करने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं करा है तो, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो मिलती रहेंगी। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करने के बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो फटाफट से वीडियो को क्या करना है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी हमारी किसके ऊपर, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, डिटेल, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे उसे हम। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।